ओज़मा ऑफ ओज़ बचाव के लिए। नंदा ने डोरोथी के लिए रात के खाने में रोटी और पानी लाकर दिया और वो एक कठोर पत्थर के सोफे पर एक तकिया और एक रेशमी चादर के साथ सो गई। सुबह वह टॉवर में अपनी जेल की खिड़की से बाहर झुकी, ये देखने के लिए कि भागने का कोई रास्ता है या नहीं। हमारे आधुनिक भवनों की तुलना में कमरा बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन ये पेड़ों और फार्म हाउसों से काफी ऊपर था, जिससे उसे आसपास के देश का अच्छा नज़ारा देखने को मिलता था। पूर्व की ओर उसे जंगल दिखाई दिया, उसके पीछे रेत और उसके आगे समुद्र। किनारे पर एक काला धब्बा भी था जिसके बारे में उसे लगा कि शायद वह मुर्गी घाह हो, जिसमें वह इस अनोखे देश में आई थी। फिर उसने उत्तर की ओर देखा और दो चट्टानी पहाड़ों के बीच एक गहरी लेकिन संकरी घाटी देखी, और एक तीसरा पहाड़ था जो आगे की ओर घाटी को बंद कर रहा था। पश्चिम की ओर उपजाऊ भूमि अचानक महल से थोड़ी दूर पर समाप्त हो गई, और लड़की मीलों मील तक रेतीले रेगिस्तान को देख सकती थी जो उसकी आंखों की पहुंच से परे तक फैला हुआ था। उसने बहुत दिलचस्पी के साथ सोचा, ये रेगिस्तान ही था जो उसे अद्भुत उसकी भूमि से अलग करता था, और उसे दुख के साथ याद आया कि उसे बताया गया था कि इस खतरनाक बंजर भूमि को कोई भी कभी भी उसके अलावा पार नहीं कर पाया था। एक बार एक चक्रवात ने उसे इस पार पहुंचाया था, और एक जादुई जोड़ी चांदी के जूतों ने उसे फिर से वापस पहुंचाया था। लेकिन अब उसके पास न तो चक्रवात था और न ही चांदी के जूते जो उसकी मदद कर सके, और उसकी हालत वाकई दुखद थी, क्योंकि वह एक अप्रिय राजकुमारी की कैदी बन गई थी जो इस बात पर अड़ी थी कि उसे अपना सिर किसी दूसरे सिर से बदलना होगा जिसकी उसे आदत नहीं थी, और जो शायद उसके लिए बिल्कुल भी फिट न हो। सचमुच उसे उसकी धरती पर अपने पुराने दोस्तों से मदद की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। वह सोच विचार कर अपनी संकरी खिड़की से झांक रही थी। पूरे रेगिस्तान में कोई भी जीवित प्राणी नहीं हिल रहा था। रुको, लेकिन रेगिस्तान में जरूर कुछ हलचल हो रही थी, कुछ ऐसा जो उसकी आंखों ने पहले नहीं देखा था। अब यह बादल जैसा लग रहा था चांदी के एक धब्बे की तरह। अब वो इंद्रधनुषी रंगों का एक समूह लग रहा था जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। वह सोचने लगी, यह क्या हो सकता है। फिर धीरे धीरे, लेकिन फिर भी थोड़े समय के अंतराल में, वह दृश्य डोरोथी के इतने निकट आ गया कि वह समझ सकी कि वह क्या था। रेगिस्तान पर एक चौड़ा हरा कालीन बिछा हुआ था। कालीन पर आगे बढ़ता हुआ एक अद्भुत जुलूस था, जिसे देखकर लड़की ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोल लीं। सबसे पहले एक शानदार सुनहरा रथ आया, जिसे एक विशाल शेर और एक विशाल बाघ खींच रहे थे, जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और एक सुडौल घोड़ों की टीम की तरह शान से चल रहे थे। और रथ के भीतर एक सुंदर लड़की खड़ी थी, जो चांदी के जालीदार लबादे पहने हुए थी और उसके सुंदर सिर पर एक रत्न जड़ित मुकुट था। उसने एक हाथ में साटन रिबन पकड़ रखे थे जो उसकी आश्चर्यजनक टीम का मार्गदर्शन कर रहे थे, और दूसरे हाथ में एक हाथीदांत की छड़ी थी जो शीर्ष पर दो कांटों में विभाजित थी। कांटों के सिरे पर ओ और जेड अक्षर थे, जो एक दूसरे के करीब जड़े हुए चमकदार हीरे से बने थे। वह लड़की न तो डोरोथी से बड़ी लग रही थी और न ही बड़ी, और टॉवर में कैदी ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि रथ का सुंदर चालक उसकी वही ओज़मा होगी जिसके बारे में उसने हाल ही में टिकटॉक पर सुना था। रथ के पीछे पीछे आते हुए डोरोथी ने अपने पुराने मित्र बिजुका को देखा, जो एक लकड़ी के घोड़े पर शांतिपूर्वक सवार था, जो किसी भी मांस वाले घोड़े की तरह स्वाभाविक रूप से उछल कूद कर रहा था। और फिर निक चॉपर, टिन वुडमैन आया। उसकी कीप के आकार की टोपी लापरवाही से उसके बाएं कान पर टिकी थी, उसकी चमचमाती कुल्हाड़ी उसके दाहिने कंधे पर थी, और उसका पूरा शरीर उसी तरह चमक रहा था जैसा पुराने दिनों में था जब वो उसे पहली बार जानती थी। टिन वुडमैन पैदल चल रहा था, 27 सैनिकों की एक टुकड़ी के आगे मार्च कर रहा था, जिनमें से कुछ दुबले थे और कुछ मोटे, कुछ छोटे और कुछ लंबे, लेकिन सभी 27 ने विभिन्न डिजाइनों और रंगों की सुंदर वर्दी पहन रखी थी। कोई भी दो किसी भी तरह से समान नहीं थे। सैनिकों के पीछे हरे कालीन को फिर से लपेट लिया गया, ताकि जुलूस के लोगों के चलने के लिए हमेशा पर्याप्त कालीन उपलब्ध रहे, ताकि उनके पैर रेगिस्तान की जानलेवा, जीवन विनाशक रेत के संपर्क में न आए। डोरोथी को तुरंत ही पता चल गया कि यह एक जादुई कालीन है,
और उसका दिल आशा और खुशी से धड़कने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे जल्द ही बचा लिया जाएगा और उसे उसके अपने प्रिय मित्रों बिजुका, टिन वुडमैन और काया शेर से मिलने की अनुमति दी जाएगी। वास्तव में जैसे ही लड़की ने जुलूस में शामिल लोगों को पहचाना, उसने स्वयं को बचा हुआ महसूस किया, क्योंकि वह अपने पुराने साथियों के साहस और वफादारी को अच्छी तरह से जानती थी और यह भी मानती थी कि उनके अद्भुत देश से आने वाले अन्य लोग भी उसके लिए सुखद और विश्वसनीय परिचित साबित होंगे। जैसे ही रेगिस्तान का अंतिम भाग पार हुआ और सुंदर और सुडौल ओज़मा से लेकर अंतिम सैनिक तक का जुलूस पृथ्वी की भूमि के घास के मैदानों में पहुंचा, जादुई कालीन लुढ़क गया और पूरी तरह से गायब हो गया। फिर रथ चालक ने अपने सिंह और बाघ को महल की ओर जाने वाले चौड़े रास्ते पर मोड़ दिया और अन्य लोग भी उसके पीछे चले गए, जबकि डोरोथी अभी भी उत्सुकता से अपनी मीनार की खिड़की से बाहर देख रही थी। वे महल के सामने वाले दरवाजे के काफी करीब आ गए और फिर रुक गए। बिजुका अपने आरा घोड़े से उतरकर दरवाजे पर लगे बोर्ड के पास गया ताकि वह पढ़ सके कि उस पर क्या लिखा था। उसके ठीक ऊपर बैठी डोरोथी अब और चुप नहीं रह सकी। मैं यहाँ हूँ, उसने जितनी ऊंची आवाज में हो सकती थी चिल्लाकर कहा। ये डोरोथी है। डोरोथी कौन? बिजुका ने पूछा, अपना सिर ऊपर की ओर झुकाते हुए जब तक वो लगभग अपना संतुलन खो बैठा और पीछे की ओर गिर पड़ा। डोरोथी गेल, बेशक, कैंसस से आपकी दोस्त, उसने जवाब दिया। क्यों? हेलो डोरोथी, बिजुका बोला। तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, उसने नीचे से आवाज लगाई, क्योंकि करने को कुछ नहीं है। मुझे बचाओ मेरे दोस्त, मुझे बचाओ। अब आप बिल्कुल सुरक्षित लग रहे हैं, बिजुका ने उत्तर दिया। लेकिन मैं एक कैदी हूँ, मुझे अंदर बंद कर दिया गया है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सकती, उसने विनती की। ये ठीक है, बिजुका बोला। तुम्हारी हालत और भी खराब हो सकती है, छोटी डोरोथी। बस इस मामले पर विचार करो। तुम डूब नहीं सकती, या विला से कुचली नहीं जा सकती, या सेब के पेड़ से गिर नहीं सकती। कुछ लोग सोचेंगे कि वे वहां ऊपर होने के लिए भाग्यशाली थे। ठीक है, मुझे नहीं पता, लड़की ने कहा, और मैं तुरंत नीचे उतरना चाहती हूँ और तुम्हें और टिन वुडमैन और काया शेर को देखना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बिजुका ने सिर हिलाते हुए कहा। जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, छोटे दोस्त। तुम्हें किसने बंद किया? राजकुमारी लेंग्विडेरे, जो एक भयंकर प्राणी है, उसने उत्तर दिया। इस पर ओज़मा, जो बातचीत को ध्यान से सुन रही थी, ने अपने रथ से डोरोथी को पुकारा और पूछा, राजकुमारी ने तुम्हें क्यों बंद कर दिया, मेरी प्यारी? क्योंकि, डोरोथी ने आश्चर्य से कहा, मैं उसे अपना सिर संग्रह में शामिल नहीं करने दूंगी, और उसके बदले में एक पुराना, फेंका हुआ सिर नहीं लूंगी। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, ओज़मा ने तुरंत कहा। मैं राजकुमारी से तुरंत मिलूंगा और उसे तुम्हें आज़ाद करने के लिए बाध्य करूंगा। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डोरोथी ने कहा, जिसने जैसे ही उसके लड़कीनुमा शासक की मधुर आवाज सुनी, उसे पता चल गया कि वह जल्द ही उससे बहुत प्यार करना सीख जाएगी। ओज़मा अब अपने रथ को विंग के तीसरे दरवाजे पर ले गई, जिस पर टिन वुडमैन ने साहपूर्वक दस्तक दी। जैसे ही नौकरानी ने दरवाज़ा खोला, ओज़मा, अपने हाथ में हाथीदांत की छड़ी लिए, हॉल में चली गई और तुरंत ड्राइंग रूम में चली गई। उसके पीछे पीछे शेर और बाघ को छोड़कर उसके सारे साथी आ गए, और 27 सैनिकों ने इतना शोर और खटपट मचाई कि छोटी नौकरानी भाग गई। नंदा चिल्लाती हुई अपनी मालकिन के पास भागी, जिससे राजकुमारी लांगविडेरे अपने महल पर इस असभ्य आक्रमण से अत्यंत क्रोधित हो उठी और बिना किसी सहायता के ड्राइंग रूम में भागती हुई आई। वहां वह उसकी छोटी लड़की के दुबले पतले और नाजुक रूप के सामने खड़ी होकर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना बुलाए मेरे महल में घुसने की? इस कमरे से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी लोगों को जंजीरों में बांधकर अपनी सबसे अंधेरी काल कोठरी में फेंक दूंगी। कितनी खतरनाक औरत है, बिजुका ने धीमी आवाज में कहा। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही है, टिन वुडमैन ने उत्तर दिया, लेकिन ओज़मा क्रोधित राजकुमारी को देखकर केवल मुस्कुराए। कृपया बैठ जाए, उसने धीरे से कहा। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आई हूँ, और आपको मेरी बात सुननी चाहिए।
जरूर, राजकुमारी चिल्लाई। उसकी काली आंखें गुस्से से चमक रही थीं क्योंकि वह अभी भी अपना नंबर 17 वाला सिर पहने हुए थी। जरूर, मेरे लिए। हाँ, ओज़मा ने कहा। मैं उसकी भूमि का शासक हूँ और मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि अगर चाहूँ तो तुम्हारे पूरे राज्य को नष्ट कर सकता हूँ। फिर भी मैं यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, बल्कि आपके शाही परिवार को नोमा राजा के चंगुल से छुड़ाने आया हूँ, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि उसने रानी और उसके बच्चों को बंदी बना रखा है। ये शब्द सुनकर लेंग्विडेरे अचानक चुप हो गए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मौसी और उसके 10 शाही बच्चों को आज़ाद कर दे, उसने उत्सुकता से कहा। क्योंकि अगर उन्हें उनके सही रूप और पद पर वापस लाया जाए तो वे खुद ही ईव के राज्य पर शासन कर सकते हैं, और इससे मुझे बहुत सारी चिंता और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। वर्तमान में हर दिन कम से कम 10 मिनट ऐसे हैं जो मुझे राज्य के मामलों में समर्पित करने होते हैं, और मैं अपना पूरा समय अपने सुंदर सिरों की प्रशंसा करने में बिताना चाहती हूँ। तो फिर हम इस मामले पर अभी चर्चा करेंगे, ओज़मा ने कहा, और तुम्हारी चाची और चचेरे भाइयों को आज़ाद कराने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले तुम्हें एक और कैदी को आज़ाद करना होगा, उस छोटी लड़की को जिसे तुमने अपने टावा में बंद कर रखा है। बेशक, लेंगविडेरे ने सहजता से कहा। मैं उसके बारे में सब कुछ भूल गया था। वो कल की बात है, तुम्हें पता है, और एक राजकुमारी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह आज याद रखे कि उसने कल क्या किया था। मेरे साथ आओ, और मैं कैदी को तुरंत रिहा कर दूंगा। इसलिए ओज़मा उसके पीछे चली गई, और वे सीढ़ियां पार करके टॉवर के कमरे में पहुंच गए। जब वे चले गए तो ओज़मा के अनुयायी ड्राइंग रूम में ही रहे, और बिजुका एक ऐसी मूर्ति के सहारे झुका हुआ था जिसे उसने गलती से तांबे की मूर्ति समझ लिया था। तभी अचानक एक कठोर, धातु जैसी आवाज़ उसके कान में आई। मेरे पैर से हट जाओ, कृपया। तुम मेरी पॉलिश खरोंच रहे हो। ओह, माफ़ करना, उसने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा। क्या तुम जीवित हो? नहीं, टिकटॉक ने कहा, मैं सिर्फ एक मशीन हूँ। लेकिन जब मैं पूरी तरह से तैयार हो जाता हूँ, तो मैं सोच सकता हूँ, बोल सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। अभी मेरा काम खत्म हो गया है, और डोरोथी के पास इसकी चाबी है। ये ठीक है, बिजुका ने उत्तर दिया। डोरोथी जल्द ही मुक्त हो जाएगी और फिर वह आपके कामों में लग जाएगी। लेकिन उसका जीवित न रहना बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। मुझे आपके लिए खेद है। क्यों? टिकटॉक ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे पास भी मेरी तरह दिमाग नहीं है, बिजुका बोला। ओह, हाँ, मेरे पास है, टिकटॉक ने जवाब दिया। मुझे स्मिथ और टिंकर के इम्प्रूव्ड कॉम्बिनेशन स्टील ब्रेन्स से फिट किया गया है। वे ही मुझे सोचने पर मजबूर करते हैं। आपके पास किस तरह का दिमाग है? मुझे नहीं पता, बिजुका ने स्वीकार किया। ये मुझे उसके महान जादूगर ने दिए थे, और मुझे उन्हें डालने से पहले उन्हें जांचने का मौका नहीं मिला। लेकिन वे शानदार ढंग से काम करते हैं और मेरा विवेक बहुत सक्रिय है। क्या आपके पास विवेक है? नहीं, टिकटॉक ने कहा। और कोई दिल नहीं, मुझे लगता है, टिन वुडमैन ने कहा, जो इस बातचीत को दिलचस्पी से सुन रहा था। नहीं, टिकटॉक ने कहा। फिर टिन वुडमैन ने आगे कहा, मुझे ये कहते हुए खेद है कि आप मेरे मित्र बिजुका से और मुझसे भी बहुत कमतर हैं। क्योंकि हम दोनों जीवित हैं, और उसके पास ऐसा दिमाग है जिसे खराब करने की जरूरत नहीं है, जबकि मेरे पास एक बेहतरीन दिल है जो लगातार मेरे सीने में धड़कता रहता है। मैं आपको बधाई देता हूँ, टिकटॉक ने जवाब दिया। मैं आपका इन फनेस बनने से बच नहीं सकता, क्योंकि मैं एक साधारण मशीन हूँ। जब मैं थक जाता हूँ तो मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ और अपनी मशीन के हिसाब से काम करता हूँ। आपको नहीं पता कि मैं कितना मशीनी हूँ। मैं अनुमान लगा सकता हूँ, बिजुका ने मशीन वाले को उत्सुकता से देखते हुए कहा। किसी दिन मैं तुम्हें अलग करके देखना चाहूँगा कि तुम कैसे बने हो। ऐसा मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, टिकटॉक ने कहा, क्योंकि तुम मुझे फिर से एक साथ नहीं रख सकते और मेरी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। ओह, क्या तुम उपयोगी हो? बिजुका ने आश्चर्य से पूछा। वे टिकटॉक ने कहा। ऐसी स्थिति में, बिजुका ने विनम्रतापूर्वक वादा किया, मैं आपके इंटीरियर के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करूंगा।
क्योंकि मैं एक खराब मैकेनिक हूँ और आपको भ्रमित कर सकता हूँ। धन्यवाद, टिकटॉक ने कहा। तभी ओज़मा पुनः कमरे में दाखिल हुई। डोरोथी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही थी और राजकुमारी लैंगविडेरे उसके पीछे पीछे चल रही थी।